नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का जो चैप्टर है, एक कहानी जिसका नाम है कामचोर। कहानी है जिसका नाम है कामचोर और इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई जी। बड़े घर के जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा एक तरह से उच्च वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है कि फैमिलीज में बच्चों को ज्यादातर काम नहीं करना पड़ता क्योंकि घर में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं और फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं उनकी माता जी उनके लिए कर देती है, उनकी हेल्प कर देती है। सारे काम अक्सर उनके पूरे हो जाते हैं बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी मेहनत के। तो बिल्कुल ये चैप्टर जो है इसी तरह का है और आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन पावर यानी कि अपनी जो कल्पना शक्ति है उसको बिल्कुल खुला रखना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं चाहे जिस भी घर के हों, अपने घर के लिए सभी नवाब होते हैं, अपने घर में सभी नवाब होते हैं। भले ही वो अपने छोटे छोटे काम करें, लेकिन जब बात आती है कि ग्रुप में काम करने की, समूह में काम करने की या भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने की, तो तब जरूर यहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं जो इस चैप्टर में हो रही हैं। तो आपने देखा अभी तक जितना हमने चैप्टर पढ़ा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा मजेदार था और आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी कहानी या मेरे घर की कहानी बताई जा रही है कि अगर हमें हमारे माँ बाप कहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं कि एक गिलास पानी तो खुद से उठा के पी ले, तो जब पानी उठाने जाते हैं तो दोनों भाई बहनों को, तीनों भाई बहनों को एक साथ प्यास लगती है। जब पानी पीना होता है, मुझे पहले पीना है, मुझे पहले पीना है, मुझे पहले पीना है और इस चक्कर में सारा पानी ही गिर जाता है और पूरी गंद मच जाती है। घर की सफाई के नाम पे अगर सफाई करनी है तो और ज्यादा गंदगी हो जाती है उस सफाई के नाम पे। तो इस तरह से चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा था उन्हें भी समझ में आ जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस्मत चुगताई जी का जीवन परिचय पढ़ा था। उसके बाद हमने पाठ का सारांश हमने पढ़ा था, यानी कि चैप्टर को हमने अपनी बुक से, यानी जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है उससे हमने पढ़ा था। तो सार हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए किस तरह से लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी कि जब लेखिका कहती है कि जब उनकी माँ ने उनसे कहा कि क्या तुम एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पी सकते, तो वो कहती है कि हमने खुद से दिमाग लगाया कि हाँ सच में हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं, हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में अपना खर्चा होता ही क्या है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा हिलकर पानी पी भी लूं तो इसमें क्या खर्चा होता है, क्या लगता है। तो इसीलिए लेखिका कहती हैं कि लेकिन ये तो बाद में पता चला जब सारे के सारे भाई बहन एक साथ पानी पीने चले गए और पानी पीने के कारण वहां पर पानी पीते वक्त इस तरह के कुछ पंगे हो गए, इस तरह के कुछ दंगे वहां पर हो गए। यानी कि सबको लगा कि मुझे पहले पानी पीना है, मुझे पहले पानी पीना है और पानी पीने के चक्कर में वहां पर सबके सब इधर उधर लुढ़क गए। जितनी भी सुराहियां थी आप देख सकते हैं, सारी की सारी इधर उधर लुढ़क गई, गिलास इधर उधर लुढ़क गए, पानी का मग इधर उधर लुढ़क गया और नल को कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है और कोई नीचे गिरा पड़ा है, कोई उधर गिरा है, कोई इधर गिरा है। तो पूरी की पूरी एक तरह से घमासान युद्ध यहाँ पर पूरी तरह से छिड़ चुका था। तो अब उनकी जो अम्मा थी, उनकी जो दादी थी, उन्होंने कहा कि यह भला काम करेंगे, यानी कि उनके शायद पिताजी ने कहा कि यह भला काम करेंगे, यानी कि अब देखो इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये लोग क्या काम करेंगे। तो उनकी अम्मा ने एक नियम बनाया और वो नियम क्या था आप देख सकते हैं। वो नियम है कि उन्होंने निश्चय किया
कि कैसे नहीं करेंगे। देखो जी, कैसे नहीं करेंगे कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यानी कि एक नियम बनाया गया। देखिए प्रश्न भी आपके उसमें आएगा, ये अभ्यास प्रश्न में, कि कौन सा नियम बनाया गया बच्चों के लिए। तो एक नियम बनाया गया कि जो काम नहीं करेगा उसको खाना हरगिज नहीं मिलेगा, रात का खाना उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब ये शाही फरमान इस तरह के जारी हो रहे हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम बताया जाए। अब देखिए, जब इस तरह की बात हुई कि जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, तो लेखिका कहती हैं कि हमने भी अब शाही फरमान बताने शुरू कर दिए कि आप हुक्म तो दीजिए, आप काम तो बताइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो उनकी माता जी ने बहुत सारी अलग अलग तरह की मिसाल दी, बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दिए कि तुम ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये काम। तो कौन कौन से काम थे? लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कौन कौन से काम थे जिन्हें बच्चों ने करना था। कौन बच्चा यहाँ पर बताएगा जिन्होंने लास्ट सेशन में चैप्टर को पढ़ा था और मैंने घर से भी रिवाइज करके आने के लिए आपसे ये कहा था। तो देखिए, उन्हें काम बताया गया था कि दरी कितनी गंदी हुई है, मैली हुई है, दूसरा आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, और तीसरा पेड़ों में पानी देना है। 3 काम। और उन्हें एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो पता चली बच्चों को, वो बात ये थी कि जो ये सारे काम हैं ये इनसे मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि आज जो इनके घर पर सुबह सुबह जो बहस हुई थी, जो बात हुई थी, वो बात यही थी कि नौकरों को हटा दिया जाए, नौकरों को हटा दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो अपना काम खुद से करना सीखें। क्योंकि एक तो घर पे नौकर हैं, चाकर हैं, दूसरा उनकी माँ उनकी हेल्प करती है, और इस तरह से बच्चे बहुत ज्यादा कामचोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं। और देखिए, ये चीजें जो ऐसी होती हैं, आपको मैंने पहले सेशन में भी बताया कि हमें अपने खुद के काम के लिए कभी भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी आप छोटे हैं, आप खाना नहीं बना सकते, अभी आप छोटे हैं, अभी आप बहुत अच्छे से अपने कपड़े वॉश नहीं कर सकते, लेकिन अपने जो छोटे छोटे कपड़े हैं, जैसे आप अपने सॉक्स धो सकते हैं, अपना हैंकी धो सकते हैं, अपने अंडरगारमेंट्स धो सकते हैं, तो अपने छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। दूसरा, आप पूरे घर के बर्तन नहीं धो सकते, तो आप अपनी खाई हुई प्लेट धो सकते हैं। दूसरा, आप पूरे घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रूम साफ कर सकते हैं, अपना स्कूल बैग रेडी कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक्स जो इधर उधर फैली होती हैं उन्हें उठाकर रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों को पहले से ही, बचपन से ही आदत लगी हुई होती है कि हर काम दूसरों के ऊपर उन्हें, दूसरों के सहारे उन्हें करना होता है, हर काम के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो बड़े होके भी उन्हें यही आदत पड़ जाती है और वो बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कामचोर हो जाते हैं। यानी कि काम आता है लेकिन करना नहीं है, हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहना है। तो इससे क्या होता है, बाद में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहली बात, तो अगर वो बड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें अपने काम करने में बहुत दिक्कत होती है, वो अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और कई बार उनके काम छूट जाते हैं। और दूसरा कि अगर वो कहीं पर बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या कहीं अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उनसे ना तो ढंग से जॉब हो पाती है, ना ढंग से पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि वो उलझ कर रह जाते हैं अपने कामों के बीच में, क्योंकि उन्हें कभी भी आदत नहीं है इस तरह के काम करने की। तो देखिए, बच्चों को एक मोटिवेशन बच्चों को एक मोटिवेशन भी दिया गया, और अक्सर आपके माता पिता भी आपको मोटिवेशन देते हैं कि अगर आप इस तरह से, अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको साइकिल दिलाई जाएगी, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको ये दिलाया जाएगा, अगर आप घर पे सबका कहना मानोगे, अच्छे बच्चे बन के रहोगे, तो हम भी आपकी हर मांग पूरी करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को भी एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है उस काम को करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी जो लेखिका है, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने भी उनको कहा कि काम तो तुम्हें सारे करने होंगे, लेकिन
ऐसा नहीं है कि तुमसे मुफ्त में ये काम करवाया जाएगा, तुम्हें इसके लिए बख्शीश मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। यहाँ पर उनकी माँ कहती है, पहले कहती है, उनके पिताजी कहते हैं कि माली को भी तनख्वाह दी जाती है, लेकिन अगर आप सब मिलकर अगर काम करो तो फिर यहाँ पे वो रुक जाती है। लेकिन उनकी माँ ने कहा कि हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि जो एक गिलास पानी खुद से नहीं पी सकते वो पौधों को पानी क्या पिलाएंगे। इसी तरह अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी कि क्योंकि तनख्वाह का सपना दिखाया गया था, तो अब लेखिका कहती हैं कि हम लोग काम पर जुट गए और इस तरह से उन्होंने जो दरी है उसको झाड़ना शुरू किया और पूरे घर में धूल ही धूल उन्होंने कर दी। और जितनी धूल थी सारी धूल उन्होंने अपने ऊपर ले ली, सारी धूल उनके अपने ऊपर आ गई और खांसते खांसते सब लोग बेदम हो गए, क्योंकि धूल से क्या होती है, डस्ट से कई बार एलर्जी हो जाती है। इस तरह से पहली तो उन्होंने घर में इस तरह से कचरा कर दिया। और दूसरा बात क्या हुआ कि अब आंगन गंदा था और झाड़ू एक था। आंगन गंदा है और झाड़ू एक है, अब झाड़ू लगानी है आंगन में। तो उन्होंने कहा, मैं, क्योंकि तनख्वाह की बात है तो सब आपस में लड़ने लगे कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं झाड़ू लगा। तो झाड़ू की खींचातानी होने लगी और झाड़ू के 10 टुकड़े जो है वो अलग हो गए, एक एक सीख जो है अलग हो गई और जिसके हाथ में जो सीख आई उसने उसी से सफाई करना शुरू कर दिया। नंबर 3 उन्होंने क्या किया, नंबर 3 उन्होंने ये किया कि उन्हें कहीं से पता चला कि झाड़ू लगाते वक्त, अगर झाड़ू लगाने से पहले जहां पर धूल होती है, ठीक है, जहां पर धूल होती है वहां पर झाड़ू लगाने से पहले अगर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया जाए तो धूल नहीं उड़ती। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही दरी पर पानी डाल दिया, क्योंकि दरी से बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी। तो उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया और एक तो वो दरी वैसे ही धूल से अटी हुई थी और दूसरा वो जो सारी धूल है वो मिक्स होकर कीचड़ बन गई। अब बारी आई आंगन में, आंगन से निकल गए और तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब लास्ट में पेड़ों को पानी देने के लिए सब निकले और देखिए क्या क्या लेकर निकले हैं। आपने देखा लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, सारे घर की बाल्टियां, जितने बच्चे थे सारे घर की बाल्टियां ले गए, लोटे ले गए, तसले ले गए, भगोने ले गए, पतीलियां ले गए। और जिन्हें ये चीजें नहीं मिली, जिन्हें बाल्टी, लोटे, तसले, भगोने, पतीले नहीं मिले, वे लोग डोंगे, कटोरे, गिलास लेकर भागे। तो अब उनको, उनका मेन जो मोटिव था वो था पौधों में पानी डालना, पौधों को पानी देना। तो घर के जितने बर्तन थे सब लेकर चले गए और जिसको वो बर्तन नहीं मिले वो छोटे छोटे बर्तन, डोंगे, कटोरे, गिलास लेकर ही चले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब सबको क्या करना है, नल से पानी भरना है, पौधों को पानी देना है, नल से पानी भरना है। यहां भी वही घमासान मच गई। अब यहाँ भी वही घमासान शुरू हो गई जो पहले से घर में चल रही थी, पानी पीने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, दरी झाड़ने से लेकर, वही घमासान छिड़ गई पौधों को पानी देने के लिए भी। और ऐसी ठूसम ठूस हुई, ऐसी ठूसम ठूस हुई कि कोई एक दूसरे को कोहनी मार रहा था, कोई एक दूसरे के बर्तन, डोंगे, पतीला, भगोने एक दूसरे को मार रहा था। पहले धक्का मुक्का चला, उसके बाद कोहनियां चली, उसके बाद बर्तन चलने शुरू हो गए, एक दूसरे पर बर्तन फेंके जाने लगे, एक दूसरे को बर्तनों से मारा जाने लगा। फिर बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। जब घर के सारे बड़े, जितने भी मामा थे, बहनें थी, मौसियां थी, फूफियां थी, वो सारी आ गई और सारे बच्चे अपने हथियार डालकर यानी कि जो भी उनके पास उस समय चीजें थी जो वो पानी भरने के लिए लाए हुए थे, वो सारी चीजें फेंक कर वहां से भाग गए। इस धींगा मुस्ती यानी कि जो ये लड़ाई उनकी चल रही थी
उस लड़ाई में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। यानी कि इतनी बुरी तरह से वो लोग गंदे हो गए, इतनी बुरी तरह से वो लोग डस्ट में, धूल में, कीचड़ में और पानी में पूरे सन चुके थे कि उनको नहलाने के लिए जो नौकरों की वर्तमान संख्या थी, यानी कि घर में अगर 4 नौकर हैं या 5 नौकर हैं तो वो संख्या कम पड़ गई उनको नहलाने के लिए और उनके कपड़े धोने के लिए। और फिर बाहर से, यानी कि जो पास का बंगला था वहां से नौकर बुलाए गए 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से, यानी कि जितने बच्चों को उसने नहलाया उस बच्चे के हिसाब से 4 आना प्रति बच्चा, एक बच्चे के लिए 4 आना। ठीक है। अब लेखिका कहती है कि हम लोग कायल हो गए कि सचमुच सफाई का काम अपने बस का नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। तो लेखिका कहती हैं अब तक हम समझ चुके थे कि सफाई का काम हमारे बस का नहीं है और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। तो यहाँ पर अब लास्ट में जब उनसे कुछ ना हो पाया, क्योंकि शाम का खाना खाना है सबको, तो जब लास्ट में उनसे कुछ ना हो पाया तो उनकी माँ ने कहा कि कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। जो मुर्गियां दाना चुगने के लिए खोली गई हैं आंगन में, कम से कम उन्हें ही बंद कर दें। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बस शाम होते ही सभी बच्चों ने हाथ में बांस, छड़ी, हथकड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। अब सब ने क्या किया, जितनी भी मुर्गियां थी उनके लिए हाथ में किसी ने छड़ी उठाई, किसी ने बांस उठाया, किसी ने हथकड़ी उठाई और सब चले गए मुर्गियों को हाँकने, मुर्गियों को कोठरी में बंद करने। पर साहब मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। तो लेखिका कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि मुर्गियों को भी हमारे खिलाफ भड़का रखा है। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले तो खाली हैं, यानी कि उलट चुके हैं और सारी खीर दादी के कामदानी दुपट्टा, यानी कि बहुत ही सुंदर कामदानी दुपट्टा और दूसरा ताजे धुले हुए सर पर लग चुकी थी। जो गीले बाल थे उन पर पूरी खीर लग चुकी थी। उसके बाद एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पायदान में कूद पड़ा। पानदान यानी कि जो पान खाने वाला जो बॉक्स होता है जिसमें सारी चीजें, चूना, कत्था, सारी चीजें रखी होती हैं, तो उसमें कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए अपने पंजे लेकर उनकी जो सफेद, बिल्कुल सफेद, दूध सी सफेद जो चादर थी उसके ऊपर उसने पंजों के निशान बना दिए। इस तरह से एक मुर्गा दाल की पतीली में छपाक मारकर भीगी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली और सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। और एक जो मुर्गा था, एक जो मुर्गी थी, वो दौड़कर दाल की पतीली में गिर गई छपाक से और फिर वहां से उछलकर भागी और सीधी जाकर मोरी जो होती है वहां पर तेजी से फिसल गई और जो सारा कीचड़ था, सारी गंदगी थी, वो मौसी के मुंह में जाकर पड़ गई, मौसी के मुंह में जाकर लग गई, जो वहीं पर बैठकर अपना हाथ मुंह धो रही थी, अपना हाथ मुंह साफ कर रही थी। तभी भी दबड़े में जाने को राजी नहीं थी और एक भी जो मुर्गी थी वो अपने दबड़े में जाने के लिए, अपने कोठरी में जाने के लिए रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी। किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब इतने बच्चे थे तो उनमें से किसी को सूझा कि जो भेड़ें घर में आई है, लगे हाथ उन्हें भी कुछ न कुछ दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई और पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई है। पलंगों को फलांगती, बर्तनों को लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। भेड़ चाल, आपने सुना होगा ना कि भेड़ चाल जहां जाती है झुंड में
एक साथ जाती हैं, बिल्कुल ग्रुप बना के चलती हैं, झुंड बना के चलती हैं। तो बिल्कुल यही हुआ, एक बच्चे के दिमाग में आया कि लगे हाथ भेड़ों को भी दाना खिला दिया जाए। तो जब भेड़ों को दाना खिलाने के लिए लेकर गए तो वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, पूरा झुंड का झुंड उसके ऊपर से चला गया और पूरे जितने भी तख्त थे उनके ऊपर से चढ़ गए। और तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। जो तख्त थी उस पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुंगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। यानी कि वहां पर दो लोग बैठकर कुछ काम कर रहे थे, बड़ा सा दुपट्टा फैलाया हुआ था और उस दुपट्टे पर गोरखी, चंपा, सलमा सितारे यानी कि बहुत अलग अलग तरह की जो कढ़ाई की जाती है, अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं कपड़ों पर, उसका सामान रखा हुआ था। और जो दीदी थी वो मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, उसके बारे में कुछ सिखा रही थी, कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच होकर सबको रौंदती हुई, मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। तो जब भेड़ों का वो झुंड उसके ऊपर से गुजरा तो ऐसा लग रहा था जब ये तूफान गुजरा, यानी कि ये एक तूफान की तरह सब आए और जब ये तूफान गुजरा तो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर रही हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो उनकी जो हज्जन अम्मा थी वो एक जगह इस तरह से दुपट्टे से अपना मुंह ढके हुए सो रही थी, बाहर सो रही थी। और जब सारी भेड़ें उनके ऊपर से गुजरी, बिल्कुल जब भेड़ें अपनी धुन में थी और उनके ऊपर से एक भेड़ जो गुजरी तो उस समय वो न जाने जब सोए हुए किन किन महलों की सैर वो कर रही थी, उसी समय वो बहुत जोरों से चिल्लाई, मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब इतने में जो भेड़ें थी वो सूप को भूल गई और एक तरकारी वाली यानी कि एक सब्जी वाली आ रही थी, टोकरी सर पर उठाए तो वो उस तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। यानी कि वो जो तरकारी वाली थी, वो जो सब्जी वाली महिला थी, वो दलान पर बैठी मटर की फलियां तोल रही थी और रसोइये को दे रही थी तोल तोल कर। इस तरह से वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को कोई चोट ही नहीं लगती। तो लेखिका कहती है कि वो बहुत ही गुस्से से, बहुत ही रौब से उठी कि आज वो सारी भेड़ों को पीट डालेगी, क्योंकि उन भेड़ों ने उसकी मटर के दाने खा ली, उसकी मटर की फलियां खा ली थी, उसकी बाकी तरकारियां खा ली थी। तो लेकिन जब वो भेड़ों को पीटने लगी तो इस तरह से वो पीट रही थी जैसे किसी गद्दे को पीट रही हो, क्योंकि भेड़ों के ऊपर बहुत मोटी स्किन होती है, उनके ऊपर बहुत सारे घने बाल होते हैं, रुई होती है। तो ऐसा लग रहा था कि किसी रुई के तकिए को कूट रहे हैं और भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी, यानी कि बिल्कुल आपके ऊपर उछल जाएगी, आप ही के ऊपर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। जरा सी देर लगी उनको वो जो सब्जी की टोकरी थी उसको हजम करने में, छिलकों सहित अपने पेट में झोंक दी। तो इस तरह से पेट में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे।
इधर ये सारी प्रलय मची हुई थी, ये सारी परेशानियां मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। यानी कि अब ये बच्चों की एक बहुत बड़ी फौज थी। देखिए ये एक जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ा परिवार, जहां पर मौसी, फूफी, चाची, सारे लोग रहते हैं, दीदी, बुआ। तो यहाँ पे अब जो बाकी बच्चे थे, एक तरफ इस तरह की प्रलय मची हुई थी और दूसरी तरफ बच्चे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थे। लापरवाह नहीं थे यानी कि वो अपने रात के खाने को मिस नहीं करना चाहते थे, वो रात के खाने को पाना चाहते थे, काम करना चाहते थे, काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं दिखाना चाहते थे। तो इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात के खाने न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, तो वे लोग सभी जाकर 4 भैंसों को दूहने में जुट गई। अब उन्होंने क्या किया कि 4 भैंसें दूही जाएंगी, अब भैंसों का दूध निकाला जाएगा, क्योंकि सारे काम लगभग उन्होंने कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे काम किए हैं और कितने अजब गजब ढंग के काम किए हैं। तो धुली बेधुली बाल्टी लेकर, चाहे धुली हो चाहे ना धुली हो, बाल्टियां लेकर 8 हाथ 4 थनों पर फैले रहे। यानी कि भैंसों का दूध निकालने लगे 8 हाथ, यानी कि 4 लोग उन एक भैंस का दूध निकाल रहे थे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो सारे बच्चे देखिए बिल्कुल इस तरह से 4 बच्चे एक भैंस का दूध निकालने के लिए लगे हुए थे। और जो भैंस को जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उसने अपने चारों पैर एक साथ उठाए और दूध की बाल्टी को जोर से धक्का मारा और सारा दूध जो है गिर गया और सारे बच्चे भी इधर उधर गिर गए। आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह का ये दृश्य है। तो किस तरह से लेखिका कहती हैं कि उनके जो बचपन में उन्होंने ये सारी चीजें की है, एक तरह से उनका जो बचपन है बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप चाहिए। चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जितना भी आज पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।